हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में बात की थी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अपन ने राइबोसोम जिस प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका में अगली कोशिकांग की बात करेंगे और ये है केंद्रक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब ये जो कोशिकांग है, ये कोशिका में इसका बड़ा मुख्य रोल भूमिका देखी जाती है, क्योंकि ये कई सारे कोशिकांग के कार्य को नियंत्रित करता है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। अगर केंद्रक की खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1831 में केंद्रक की खोज की। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जे हैमरलिंग। जे हैमरलिंग ने एक हरे शैवाल, एक कोशिकीय एक केंद्रकीय हरे शैवाल एसिटाबुलेरिया पर कार्य किया और ये बताया कि केंद्रक जो होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है आनुवांशिकी में। यानी जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे स्थानांतरित करने का काम केंद्रक का होता है। तो जे हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया एसिटाबुलेरिया के बारे में यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, एक कोशिकीय एक केंद्रकीय हरा शैवाल। तो जे हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पर कार्य किया एवं केंद्रक की भूमिका आनुवंशिकी में बताई। केंद्रक की भूमिका आनुवंशिकी में जे हैमरलिंग द्वारा बताई गई थी। अब केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है उसे अपन यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका, ये बेटा कोशिका लिखा है ना, शॉर्ट में कोशिका लिखा है, ये वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो जिनमें केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता वह प्रोकैरियोटिक
कोशिका कहलाती हैं। अच्छा, स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, लाल रुधिर कोशिका होती है और रक्ताणु भी कहते हैं जिसे, और दूसरा पादप कोशिकाओं में जो उच्च पादप होते हैं उसमें जो चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी के आरबीसी एवं उच्च पादपों की चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी के आरबीसी एवं उच्च पादपों की चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, ये केंद्रक का जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बाकी कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करके रखता है। ये बाकी कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए पॉइंट्स हो गए। चलिए मैं इसको रिवाइज कराता हूं जल्दी से। केंद्रक केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और जे हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग किया था। और एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय एक केंद्रकीय हरा शैवाल होता है। इस पे इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया, सिद्ध किया कि जो केंद्रक होता है इसका जो मुख्य रोल होता है ये अनुवांशिकी में होता है, मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का। जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं, जबकि जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। स्तनधारी का जो आरबीसी होता है उसमें, और जो उच्च पादपों की चालनी नलिका होती है, आरबीसी और चालनी नलिका, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। पहले होता है पर धीरे धीरे गायब हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके दूसरे कार्यों के लिए, और यह बाकी कोशिकांग के कार्य को नियंत्रित करके रखता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। अब हम देखते हैं केंद्रक की संरचना। केंद्रक किस तरह का दिखता है, देखिए। इसमें दो झिल्लियां होती हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में छोटा सा छिद्र है। ये अगला छिद्र मैं यहां बना रहा हूं। झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे अपन केंद्रक छिद्र कहते हैं। और ये केंद्रक छिद्र जो होता है ये पदार्थों के आदान प्रदान के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले अपन स्ट्रक्चर भी बना लिया अपन ने, और अपन एक एक करके इसके बारे में बात भी करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केंद्रक जो है ये दो झिल्ली वाली संरचना है।
ठीक है, ये दो झिल्ली में संरचना होती है। अब ये जो बाहरी झिल्ली होती है, एक तो ये बाहरी झिल्ली हो गई और ये दूसरा हो गया भीतरी झिल्ली। ये बाहरी झिल्ली जो है ये ज्यादा पारगम्य होती है और जो भीतरी झिल्ली होती है वो कम पारगम्य होती है। ये अधिक पारगम्य होती है और भीतरी झिल्ली जो होती है वो कम पारगम्य होती है। अच्छा, ये जो दोनों झिल्लियां हैं इनके बीच में, इसको अपन, इनके बीच में खाली जगह होती है और उसको अपन कहते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। तो ये दोनों के बीच का जो स्थान है इसको मैं नाम दे रहा हूं परिकेंद्रकीय अवकाश। दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। जिसका व्यास 10 से 50 नैनोमीटर तक होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं, जिसका व्यास जो होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर तक होता है। अब ये जो दोनों झिल्लियां हैं ये बीच बीच में आके एक छोटा सा छिद्र के रूप में दिखता है हमको, इसको अपन कहते हैं केंद्रक छिद्र। मतलब ये झिल्लियां वहां पे नहीं होती और पदार्थ यहाँ से आ जा सकता है, पर कुछ पारगम्यता यहाँ पे देखी जाती है। तो ये है केंद्रक छिद्र। दोनों झिल्लियों में कुछ खुला स्थान होता है जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। दोनों झिल्लियों में कुछ खुला स्थान होता है जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं और इस छिद्र के द्वारा आरएनए और प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन आर पार जा सकते हैं, अंदर से बाहर आ सकते हैं या बाहर से अंदर आ सकते हैं। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकते हैं।
दोनों झिल्लियां जहां पे आपस में जुड़ जाती हैं और वहां पे एक छोटा छिद्र जैसा संरचना दिखती है, इसको अपन कहते हैं केंद्रक छिद्र, और इसके द्वारा आरएनए एवं प्रोटीन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकते हैं। यहां पे द्रव्य होता है, इसको अपन कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ये कहलाता है केंद्रक द्रव्य। तो नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक में तरल भाग केंद्रक द्रव्य कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये दो झिल्ली वाला होता है, बाहरी झिल्ली में पारगम्यता अधिक होती है, भीतरी में कम होती है, और दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं, और इसका जो व्यास होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होता है। दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ खुली जगह होती है जिसे अपन केंद्रक छिद्र कहते हैं, और इसके द्वारा पदार्थ अंदर या बाहर आ सकते हैं, और केंद्रक का जो तरल पदार्थ होता है उसको अपन कहते हैं केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट अगला भाग देखते हैं हम। यहां पे अंदर की तरफ कुछ आपस में लिपटी हुई इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन पदार्थ, ये कहलाती हैं। क्रोमैटिन पदार्थ। तो क्रोमैटिन पदार्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स। क्रोमैटिन पदार्थ को अभिरंजित करके देखा जाता है, और इसके लिए क्षारीय रंजन यूज किया जाता है। इसे देखने के लिए क्षारीय अभिरंजन उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसे सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था। इसे सर्वप्रथम फ्लेमिंग द्वारा देखा गया। क्रोमैटिन पदार्थ का विभाजन या इसका खुलना कोशिका विभाजन के समय देखा जाता है, और क्रोमैटिन पदार्थ फिर धीरे धीरे करके गुणसूत्रों में बदलते जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन पदार्थ खुलकर गुणसूत्रों के रूप में दिखते हैं। कोशिका जब विभाजित होती है तो ये क्रोमैटिन पदार्थ खुलता है और ये गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देता है। अब इसके बाद अच्छा, केंद्रक के अंदर और क्रोमैटिन पदार्थ में और कोशिका द्रव्य में डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सक्रियता से काम करता है और डीएनए का संश्लेषण करता है।
तो इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, और अगर आरएनए बनाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज, ये सब। अगली संरचना है, यहाँ पे बीच में कुछ गोलाकार संरचना होती है जिसपे कोई आवरण नहीं होता, जिसपे कोई झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्रक के अंदर भी एक छोटी गोल संरचना होती है, इसे हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका और न्यूक्लियोलस। केंद्रक मध्य में गोलाकार संरचना, केंद्रिका होती है, जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती। इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब ये झिल्लीहीन होता है। केंद्रिका जो होती है वो झिल्लीहीन होती है, और केंद्रिका मुख्यतः प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पाया जाता है। आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को बनाती भी है, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, यह आरएनए बनाती है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। केंद्रक मध्य में गोलाकार संरचना केंद्रिका होती है जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती, और ये आरएनए बनाती है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते लिखा हुआ है। तो इसमें एक चीज तो ये हो गई, प्रोटीन और झिल्ली नहीं होती, ये कुछ पॉइंट है। तो क्रोमैटिन पदार्थ के बारे में ये क्षारीय अभिरंजन के द्वारा देखा जा सकता है। जब तक इसको क्षारीय अभिरंजन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं दिखेगा। और सबसे पहले इसको फ्लेमिंग ने बताया था। कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है इसमें विभाजन होता है, और विभाजन के बाद गुणसूत्रों का निर्माण होता है। केंद्रक मध्य में गोलाकार संरचना होती है केंद्रिका, ये आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। केंद्रिका के बारे में कुछ और पॉइंट। केंद्रिका में सक्रिय आरएनए बनाने के एंजाइम होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रिका जो होती है वो आरएनए का निर्माण करती ही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि केंद्रिका क्योंकि आरएनए बना रही है तो वो प्रोटीन संश्लेषण भी करेगा, और अगर बहुत तेजी से कोशिका प्रोटीन संश्लेषण कर रही है मतलब उसमें केंद्रिका ज्यादा संख्या में है। वह कोशिका जो अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाती है उसमें केंद्रिका की संख्या भी अधिक होती है।
केंद्रिका की संख्या भी अधिक होती है। अच्छा, ये तो केंद्रिका की संख्या हो गई। कई बार तो एक कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। अब इसका उदाहरण ये है, नारियल का जो भ्रूणपोष होता है उसमें कई सारे केंद्रक होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऐसी कोशिकाओं को अपन संघ कोशिका कहते हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक होता है। केंद्रक है ये, केंद्रिका की बात अब नहीं कर रहे हैं, ये केंद्रक के बारे में बता रहा हूं। तो ऐसी कोशिकाएं या इन कोशिकाओं को संघ कोशिका इन कोशिकाओं को संघ कोशिका कहते हैं। उदाहरण इसका, नारियल का भ्रूणपोष। नारियल का जो भ्रूणपोष होता है जिसको अपन एंडोस्पर्म कहते हैं, इसमें कई सारे केंद्रक होते हैं और ये संघ कोशिका होती है। ठीक है, तो केंद्रिका में सक्रिय आरएनए बनाने के एंजाइम होते हैं और वह कोशिका जो अधिक प्रोटीन बनाती है उसमें केंद्रिका की संख्या भी अधिक होती है। कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को संघ कोशिका कहते हैं और नारियल का भ्रूणपोष इसका एक उदाहरण है। तो ये हमने देखा केंद्रक की संरचना। अच्छा, जो केंद्रक में अंदर क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ये क्रोमैटिन पदार्थ जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमैटिन पदार्थ खुलने लगता है और खुलने के बाद वो गुणसूत्रों का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र की संरचना किस तरह की होती है, ये कैसे दिखते हैं, ये अपन अब बात कर रहे हैं गुणसूत्र के बारे में। हालांकि इसके बारे में अपन अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, पर जो यहाँ पे काम का है वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुणसूत्र जो होती हैं ये पतली लंबी संरचनाएं होती हैं और इनमें डीएनए वगैरह पाया जाता है। गुणसूत्र के बारे में अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, पहले इसकी संरचना अपन देखते हैं कि गुणसूत्र किस तरह का दिखता है। गुणसूत्र की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे सबसे बाहर की ओर ये जो लाइन है, ये जो संरचना दिख रही है, ये एक कवरिंग होती है। ये एक तरह से इसका बाहरी भाग जो परत के रूप में देखा जाता है, इसको अपन ये कहलाता है पेलिकल। ये कहलाता है पेलिकल। पेलिकल जो होती है ये सबसे बाहरी सतह होती है, बाहरी कवरिंग होती है। इसके बाद अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी। इन संरचनाओं को अपन कहते हैं क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा, इस क्रोमोनेमा में छोटी छोटी मोतियों जैसी संरचना होती है, ऐसे, जो कि बाद में जीन में बदल जाती है, जो कि बाद में जीन्स में बदल जाती है। ये जो मोतियों जैसी संरचनाएं होती हैं इसको अपन कहते हैं क्रोमोमियर। ये कहलाती है क्रोमोमियर। अच्छा, ये जो बीचों बीच दिख रहा है, जो इस दोनों भुजाओं को जोड़ रहा है,
ये होता है गुणसूत्र बिंदु। इसको अपन कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रोमियर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर। अब ये गुणसूत्र बिंदु के ऊपर एक प्रोटीन आवरण होता है कुछ इस तरह का। ये प्रोटीन आवरण होता है। इस प्रोटीन आवरण को अपन कहते हैं काइनेटोकोर। ये कहलाता है काइनेटोकोर, और यह प्रोटीन आवरण के रूप में गुणसूत्र बिंदु के ऊपर पाया जाता है। मतलब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र के ऊपर, गुणसूत्र बिंदु के ऊपर कौन सा प्रोटीन आवरण होता है, तो आंसर आएगा काइनेटोकोर। ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए दो तरह के संकुचन क्षेत्र हैं। संकुचन क्षेत्र कह सकते हैं, संकीर्णन क्षेत्र कह सकते हैं। एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दो जगह यहाँ पे संकीर्णन क्षेत्र मिल रहे हैं। तो इसको अपन कहते हैं, ये वाले भाग को जो यहाँ पे सिकुड़ रहा है, इसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। ये कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन। और जो ये दूसरा है, ये कहलाता है द्वितीयक ये कहलाता है द्वितीयक संकीर्णन। और ये जो द्वितीयक संकीर्णन है, इसके पास NOR मतलब केंद्रिका बनाने के लिए जीन उपस्थित होता है। NOR का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ये होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो द्वितीय संकीर्णन में NOR होता है, और दूसरा इसके पास rRNA बनाने के जीन्स होते हैं। मतलब ये जो द्वितीय संकीर्णन है, ये दो चीजें, दो पदार्थों का, और कहना चाहिए जीन्स का निर्माण करता है, जिसमें एक होता है NOR, और NOR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और दूसरा है rRNA बनाने के लिए जीन। तो ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसको मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। गुणसूत्र ये क्रोमैटिन पदार्थ के खुलने के बाद बनता है। जब क्रोमैटिन पदार्थ विभाजन होता है उसमें, तो गुणसूत्र की संरचना हमें दिखाई पड़ती है। गुणसूत्र दिखाई पड़ता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसको अपन पेलिकल कहते हैं। अंदर जो तंतुमय संरचना है उसको अपन क्रोमोनेमा कहते हैं। ये क्रोमोनेमा में छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बीड जैसी संरचना होती है, मोतियों जैसी संरचना होती है, जिसे अपन क्रोमोमियर कहते हैं। और बीच में जो दोनों भुजाओं को जोड़ने वाला भाग होता है उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के ऊपर प्रोटीन आवरण होता है, जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। और प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीयक संकीर्णन भी क्षेत्र होते हैं। द्वितीयक संकीर्णन जो होता है वो NOR और rRNA बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। NOR मतलब जो न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है, केंद्रिका का निर्माण करता है, और वहां पे rRNA का निर्माण करता है। तो ये हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, केंद्रक के बारे में आज अपन ने देखा, और इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।